प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। आज हम सुनेंगे इसका भाग 3 और भाग 3 का अध्याय 2, जिसका शीर्षक है तूफान। 18 दिसंबर के आसपास दोनों स्टीमरों ने लंगर डाले। दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाहों में यात्रियों के स्वास्थ्य की पूरी जांच की जाती है। यदि किसी को छूत वाली बीमारी हुई तो स्टीमर को सूतक यानी क्वारंटीन में रखा जाता है। हमारे बंबई छोड़ते वक्त वहां प्लेग की शिकायत थी, इसलिए हमें इस बात का डर जरूर था कि सूतक की कुछ बाधा होगी। बंदर में लंगर डालने के बाद स्टीमर को सबसे पहले पीला झंडा लहराना होता था। डॉक्टरी जांच के बाद डॉक्टर के मुक्ति देने पर पीला झंडा उतरता और फिर यात्रियों के रिश्तेदारों आदि को स्टीमर पे आने की इजाजत मिलती। तदनुसार हमारे स्टीमर पर भी पीला झंडा फहरा रहा था। डॉक्टर आए, जांच करके उन्होंने 5 दिन का सूतक घोषित किया, क्योंकि उनकी धारणा थी कि प्लेग के कीटाणु 23 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि बंबई छोड़ने के बाद 23 दिन की अवधि पूरी होने तक स्टीमर को सूतक में रखा जाए। पर इस सूतक की आज्ञा का हेतु केवल स्वास्थ्य रक्षा न था। डरबन के गोरे नागरिक हमें उल्टे पैरों लौटा देने का जो आंदोलन कर रहे थे, वह भी इस आज्ञा के मूल में एक कारण था। दादा अब्दुल्ला की तरफ से हमें शहर में चल रहे इस आंदोलन की खबरें मिलती रहती थी। गोरे लोग एक के बाद दूसरी विराट सभाएं कर रहे थे। दादा अब्दुल्ला के नाम धमकियां भेजते, उन्हें लालच भी देते। अगर दादा अब्दुल्ला दोनों स्टीमरों को वापस ले जाए तो गोरे नुकसान की भरपाई को तैयार थे। इस प्रकार डरबन में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। एक ओर मुट्ठी भर गरीब हिंदुस्तानी और उनके इन्हे गिने अंग्रेज मित्र, दूसरी ओर धन बल, बाहुबल, विद्यालय और संख्या बल में भरे पूरे अंग्रेज थे। इन बलवान प्रतिपक्षियों को राज्य का बल भी प्राप्त हो गया था, क्योंकि नेटाल की सरकार ने खुल्लम खुल्ला उनकी मदद की थी। मिस्टर गैरी एस्कम ने, जो मंत्रिमंडल में थे और उनके कर्ता धर्ता थे, इन गोरों की सभा में प्रकट रूप से उन्होंने हिस्सा लिया था। मतलब यह कि हमारा सूतक केवल स्वास्थ्य रक्षा के नियमों के कारण ही न था। उसका हेतु किसी भी तरह एजेंट को या यात्रियों को दबाकर हमें वापस भेजना था। एजेंट को तो धमकियां मिल ही रही थीं, अब हमारे नाम भी आने लगी। अगर तुम वापस न गए तो तुम्हें समुद्र में डुबो दिया जाएगा। लौट जाओ तो लौटने का भाड़ा भी शायद मिल जाए। मैं यात्रियों के बीच खूब घूमा फिरा। अब्दुल्ला दोनों स्टीमरों को वापस ले जाएं तो गोरे नुकसान की भरपाई को तैयार थे। दादा अब्दुल्ला किसी की धमकी से डरने वाले न थे। इस समय वहां सेठ अब्दुल करीम हाजी आदम दुकान पर थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कितना ही नुकसान क्यों न उठाना पड़े, वे स्टीमरों को बंदर पर लाएंगे और यात्रियों को उतारेंगे। मेरे नाम उनके विस्तृत पत्र बारंबार आते रहते थे। सौभाग्य से इस समय स्वर्गीय मनसुख लाल हीरालाल नाजर मुझसे मिलने के लिए डरबन आ पहुंचे। वे होशियार और बहादुर आदमी थे। उन्होंने हिंदुस्तानी कौम को नेक सलाह दी। मिस्टर लाटन वकील थे। उन्होंने गोरों की करतूतों की निंदा की और इस अवसर पर कौम को जो सलाह दी वह सिर्फ वकील होने के नाते पैसे लेकर नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र के नाते दी। घुमा फिरा उन्हें धीरज बंधाया। नादरी के यात्रियों को भी धीरज से काम लेने के संदेश भेजे। यात्री शांत रहे और उन्होंने हिम्मत का परिचय दिया। यात्रियों के मनोरंजन के लिए स्टीमरों पर खेलों का प्रबंध किया गया था। बड़े दिन का त्योहार आया। कप्तान ने उस दिन पहले दर्जे के यात्रियों को पश्चिमी सभ्यता का भाषण किया। मैं जानता था कि अवसर गंभीर भाषण का नहीं होता, पर मैं दूसरा कोई भाषण दे ही नहीं सकता था। मैं आनंद में सम्मिलित हुआ, पर मेरा दिल तो डरबन में चल रही लड़ाई में ही लगा हुआ था, क्योंकि इस हमले में मध्य बिंदु मैं ही था। मुझ पर 2 आरोप थे। पहला,
मैंने हिंदुस्तान में नेटालवासी गोरों की अनुचित निंदा की थी और दूसरा, मैं नेटाल को हिंदुस्तानियों से भर देना चाहता था और इसलिए खासकर नेटाल में बसाने के लिए हिंदुस्तानियों को कुरलैंड और नादरी में भरकर लाया था। मुझे अपनी जिम्मेदारी का ख्याल था। मेरे कारण दादा अब्दुल्ला भारी नुकसान में पड़ गए थे, यात्रियों के प्राण संकट में थे और अपने परिवार को साथ लेकर मैंने उन्हें भी दुख में डाल दिया था। पर मैं स्वयं बिल्कुल निर्दोष था। मैंने किसी को नेटाल आने के लिए ललचाया नहीं था। नादरी के यात्रियों को मैं पहचानता भी न था। कुरलैंड में अपने 2-3 रिश्तेदारों को छोड़कर बाकी के सैकड़ों यात्रियों के नाम धाम तक मैं जानता न था। मैंने हिंदुस्तान में नेटाल के अंग्रेजों के विषय में ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा जो नेटाल में कह चुका था, और जो कुछ मैंने कहा था उसके लिए मेरे पास काफी प्रमाण थे। अतएव नेटाल के अंग्रेज जिस सभ्यता की उपज थे, जिसके प्रतिनिधि और हिमायती थे, उस सभ्यता के प्रति मेरे मन में खेद उत्पन्न हुआ। मैं उसी का विचार करता रहा था। इसलिए इस छोटी सी सभा के सामने मैंने अपने वे ही विचार रखे और श्रोता वर्ग ने उन्हें सहन कर लिया। जिस भाव से मैंने उन्हें रखा, कप्तान आदि ने उसी भाव से उन्हें ग्रहण कर लिया। उन विचारों से उनके जीवन में कोई फेरफार हुआ हो या नहीं, सो मैं नहीं जानता, पर कप्तान और दूसरे अधिकारियों के साथ पश्चिमी सभ्यता के विषय में मेरी खूब बातें हुई। मैंने पश्चिमी सभ्यता को प्रधानतः हिंसक बतलाया और पूर्व की सभ्यता को अहिंसक। प्रश्नकर्ताओं ने मेरे सिद्धांत मुझी पर लागू किए। बहुत करके कप्तान ने ही पूछा, गोरे जैसी धमकी दे रहे हैं, उसी के अनुसार वे आपको चोट पहुंचाएं तो आप अहिंसा के अपने सिद्धांत पर किस तरह अमल करेंगे? मैंने जवाब दिया, मुझे आशा है कि उन्हें माफ कर देने की और मुकदमा न चलाने की हिम्मत और बुद्धि ईश्वर मुझे देगा। आज भी मुझे उन पर रोष नहीं है। उनके अज्ञान, उनकी संकुचित दृष्टि के लिए मुझे खेद होता है। मैं समझता हूँ कि वे जो कह रहे हैं और कर रहे हैं वो उचित है, ऐसा वे शुद्ध भाव से मानते हैं। अतः मेरे लिए रोष का कोई कारण नहीं है। पूछने वाला हंसा, शायद मेरी बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। इस प्रकार हमारे दिन बीतते गए और लंबे होते गए। सूतक समाप्त करने की अवधि अंत तक निश्चित नहीं हुई। इस विभाग के अधिकारियों से पूछने पर वह कहता, ये मेरी शक्ति से बाहर है। सरकार आदेश दे तो मैं आप लोगों को उतरने की इजाजत दे दूं। अंत में यात्रियों को और मुझे अल्टीमेटम मिले। दोनों को धमकियां दी गई कि तुम्हारी जान खतरे में है। दोनों ने नेटाल के बंदरगाह पर उतरने के अपने अधिकार के विषय में लिखा और अपना निश्चय घोषित किया कि कैसा भी संकट क्यों न हो, हम अपने इस अधिकार पर डटे रहेंगे। आखिर 23वें दिन अर्थात 13 जनवरी 1897 के दिन स्टीमरों को मुक्ति मिली और यात्रियों को उतरने का आदेश मिला।